गुप्ता जी, आपका स्वागत। ये हम लोग हर हफ्ते सुनते हैं मार्केट क्रैश कर गई, मार्केट को बहुत नुकसान हो गया। और जनवरी से लेकर अब तक का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो ये रिपोर्ट बताती है कि शेयर मार्केट में औसतन 12% से ज़्यादा का नुकसान है। ये निगेटिव ट्रेंड मार्केट का क्यों है? देखिए, मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड को समझना एकदम से आसान नहीं होता, क्योंकि जो प्राइमा फेसी रीजन दिखाई देते हैं वो सबको नजर आते हैं, पर उसके पीछे छिपे हुए सिम्टम्स को भी समझना होता है। तो पहली बात, आईटी सेक्टर में लगातार बिकवाली हो रही है। अमेरिका में क्या फेड रेट बढ़ने वाले हैं, तो बढ़ रहे हैं, ऐसी आशंकाएं बढ़ेंगे। तो इंडिया तो छोड़िए, जापान ने अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट को बेचना शुरू कर दिया, अमेरिकन बॉन्ड को बेचना शुरू कर दिया। तो मार्केट में बिकवाली हो रही है, उससे सेक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब बिकवाली हो रही होती है तो वो सिर्फ शेयर बेचता है। और हमें याद रखना है मिश्रा जी, जब कोई भी एक व्यक्ति बेचता है तो कोई एक खरीदता है। इसका मतलब है कि फ्रॉम इंटरनेशनल हैंड टू डोमेस्टिक हैंड शेयर आ रहे होते हैं। अगर आईटीसी का शेयर या भेल या गेल का शेयर अगर मानो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ के शेयर अगर किसी ने बेचे, तो जाहिर है किसी ने खरीदे, देश से इन्वेस्टमेंट चला नहीं गया। पहली बात। अब मैं अभी जो आज आपने दो बातें शुरू में बोली थी कि एक तो चर्चा क्या है, आज राजनीतिक बात नहीं होगी, सिर्फ टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं, उनसे हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आखिर देश में चल क्या रहा है। Exactly, यही मैं जानना चाहता हूं। मेरी दिलचस्पी भी इसी में। अब उसमें हमें एक बात हमें यह भी समझने की जरूरत है कि तात्कालिक मार्केट में आज 1000 पॉइंट गिरा या कल 900 पॉइंट गिरा या और गिरा, उनसे कितना जल्दी हम पूरे देश की फाइनेंशियल हेल्थ को टेस्ट कर सकते हैं क्या? मैं दो तीन सैंपल रखता हूं आपके साथ। सैंपल नंबर 1, आज से 10 साल पहले भारत की गोल्ड रिजर्व जो था, करेंसी के बदले में जो गोल्ड रहता है, जिस पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, उसका बेसिस होता है गोल्ड। और वो गोल्ड था टोटल करेंसी का 5.6%। ठीक। और आज हिंदुस्तान के पास अपना गोल्ड रिजर्व है 16.85%। इसका मतलब है वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारा सोना खरीदा, बहुत सारा सोना खरीदा। हम चंद्रशेखर से कंपेयर नहीं करते, हम पीवी नरसिंह राव से कंपेयर नहीं करते, मनमोहन सिंह जो महान अर्थशास्त्री थे उनके काल से यहां कंपेयर करते हैं। तो वहां हम देख लीजिए फर्क। दूसरा, इस देश की प्रति व्यक्ति आय 10 साल पहले, 12 साल पहले 2014 में 86,647 रुपए थी। आज वो है 2,05,000। अब हम ये तो नहीं कहेंगे भाई मजदूर की आय नहीं बढ़ी, ओवरऑल जब एवरेज है, एवरेज निकालने के तरीके से निकाला गया, चाहे जो व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं कर रहा, महिला है, बुजुर्ग है, बस सबकी इनकम जोड़ के एवरेज लगा के वो देखा तो इनकम उस हिसाब से लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ी। अब तीसरा और आखिरी टेस्ट में बोलता हूं जो मैंने किया कि आज 2014 में देश की जो जीडीपी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो $2 ट्रिलियन से कम की थी। और आज कितनी है? आज $3.9 ट्रिलियन है। हम विश्व की 5 मजबूत व्यवस्था में से एक हैं। पहले हम 5 फ्रजाइल इकोनॉमी होते थे, फ्रजाइल 5 जिसे बोल। ठीक है, एक बात। तो पहली बात तो ये हुई कि हम अर्थव्यवस्था के तौर पर, कंट्री के तौर पर और आरबीआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स के तौर पर पहले से लगातार मजबूत होते गए। ठीक है। अब दूसरी बात, क्या आरबीआई ने सोना बेचा? इस मामले में सरकारी कह रही सोना नहीं बेचा। और अगर बेचा भी हो तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ज्वेलरी नहीं है। अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं लगातार और अगर जरूरत पड़ रही है, रुपए को कंट्रोल करना है, तो बेचने में भी मेरे हिसाब से कोई हार्म नहीं है। ठीक है। अब इस फाइनेंशियल हेल्थ, 10 साल की हेल्थ को हम 2 दिन के शेयर मार्केट के क्रैश से कंपेयर नहीं कर सकते। उनके अलग अलग रीजन है। सबसे बड़ा प्राइमा फेसी रीजन जो है वो ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध और इसके साथ साथ कनेक्टेड यूक्रेन और रशिया का युद्ध। इस युद्ध की वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था उसको ईरान ने चौक कर दिया, हम सब जानते हैं, जिसकी वजह से ऑयल की शॉर्टेज, हम समझ रहे हैं देश में ऑयल की शॉर्टेज है, इसकी वजह से प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं। और मोदी जी को फ्रंट पे आकर 1 बार 2 बार 3 बार जो है रेट बढ़ाने पड़ गई। अच्छा गुप्ता जी, इन दिनों आपने आर्टिकल पढ़े होंगे कि प्रधानमंत्री जी के पूर्व आर्थिक सलाहकार लोगों ने बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे। आपने भी निश्चित वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे।
तो जो इन्होंने काम किया इस सरकार के साथ, वही कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में, इस कारण ये प्रश्न खड़ा हो गया। देखिए, अब कौन किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है ये समझना जरूरी हो जाता है, वरना अर्थव्यवस्था संकट का टेस्ट क्या है? अगर किसी लेखक ने कह दिया कि अर्थव्यवस्था संकट में, तो उसका भाई बैरोमीटर तो बताओगे। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो आपका बीपी चेक करेगा, शुगर चेक करेगा, उसके बाद देखेगा सांस कैसी आ रही है। तो उसका इंडिकेशन ये है कि शेयर मार्केट नीचे जा रही है, सोने के दाम कितना आसमान पे पहुंच गए आप हैं। शेयर जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, गुप्ता जी सुन लें, आप सुन लें फिर जवाब दीजिएगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जो आम आदमी की थाली है और उसकी जो जीवन शैली है, उस पर 3 गुने से अधिक का दबाव पड़ा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े, उस कारण ट्रांसपोर्ट से लेके पूरा इकोसिस्टम के रेट बढ़ गए, हर जगह हर चीज़ों के रेट बढ़ गए। तो आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सैलरीड तबका, ये भारी दबाव में है आर्थिक कारणों से। मैं उसके भी जिक्र करना चाहूँ। मैं ये कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट शेयर मार्केट को भले फर्क न पड़े, आम आदमी दबाव में है। देखिए, इस बात से निश्चित रूप से मैं भी एग्री करता हूं कि जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो ओवरऑल कंट्री का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाता है। और ये लॉजिस्टिक्स सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बढ़ता, इंटरनेशनल भी बढ़ता है। अगर हम चाइना से या यूएस से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, वो महंगा हो रहा है। वो महंगा हो रहा है तो सर्कुलेशन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर में हर जगह महंगाई बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, यहां मैं एग्री हूं। लेकिन एक बात जो आपने जिक्र किया कि शेयर मार्केट गिर रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। अगर जी, मैं सेकंड राउंड में इस बारे में और भी ओपिनियन आपकी शामिल कर लूंगा, कृपया थोड़ा सा वेट